गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं अभिनव श्रीवास्तव और आज दोबारा मैं आप सबका स्वागत करता हूं सुधांशु इनोवेशन ऐप के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कल हम लोगों की यूपीएसआई की परीक्षा के मद्देनज़र हम लोगों ने मूल विधि की कक्षा का एक सामान्य परिचय प्राप्त किया था और कुछ लोगों की संभवतः ये पहले दिन शिकायतें थीं कि सर समझ में नहीं आ रहा, और मैंने आपसे कल कहा था कि ये कक्षा समझने के लिए नहीं रखी गई है, बल्कि ये एक सामान्य इंट्रोडक्टरी क्लास थी, यानी ये एक सामान्य परिचयात्मक कक्षा रखी गई थी। और कल हमने आपको इस विषय के अंतर्गत जितने भी मूल सिद्धांत हैं या इन विषयों को पढ़ते समय, इन सिद्धांतों के बारे में जानकारी लेते समय हमें किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, मैंने आपको इस संबंध में अवगत कराया था। साथ साथ हमने आपको आगामी निश्चित कक्षाओं की संख्या के बारे में भी बता दिया था कि इतनी कक्षाओं में हम अपने इस कोर्स को, अपने इस सिलेबस को, खासकर कि मूल विधि के सिलेबस को, जो कि कोई परंपरागत विषय नहीं है, इसे हम कैसे समाप्त करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं सभी से आग्रह करता हूं कि वो सभी लोग अपने ऑनलाइन क्लासेस के लिए उपस्थित हो जाएं। हमारे साथ कुछ लोग अब तक जुड़ चुके हैं, जिनमें सत्येंद्र कुमार शुक्ला और वैभव सिंह और अर्चो प्रजापति जैसे लोग मौजूद हैं। लेकिन मेरा आग्रह है कि और भी लोग जुड़ें। जितनी तेजी से आप जुड़ेंगे और जितनी तेजी से आप विषय को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, उतनी जल्दी आप इस विषय की कठिनता, इससे प्रश्नों से जुड़ी हुई समस्याओं से निकल जाएंगे। तो विषय को आगे बढ़ाया जाए। देखिए दोस्तों, कल हमने आपको बताया था कि इंडियन पेनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता, जिसे सन 1833 के चार्टर एक्ट में इसका उल्लेख पहली बार किया गया है। 1833 का चार्टर एक्ट, और इस एक्ट की धारा संख्या 40 में इसका प्रावधान किया गया था, जिसको हमने नाम दिया आईपीसी। आप ये भी जान चुके होंगे कि इसमें थॉमस वेलिंगटन मैकाले, दरअसल जिसे लॉर्ड मैकाले के नाम से हम लोग जानते हैं, उनका पूरा नाम थॉमस वेलिंगटन मैकाले था, और इन्हीं को सन 1834 में स्थापित किए जाने वाले विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन स्वाभाविक है कि कोई भी संगठन, कोई भी संस्था जब कार्य करना शुरू करती है तो वो अकेले काम नहीं करती, बल्कि उसका कोई एक व्यक्ति नहीं होता है, एक से अधिक लोग होते हैं जो उस सिस्टम को संचालित करते हैं। चूंकि भारत जैसे देश के लिए अगर कोई कानून बनाया जा रहा है तो स्वाभाविक है कि एक व्यक्ति को उसका दायित्व नहीं दिया जाएगा। इसलिए इस काम में थॉमस वेलिंगटन मैकाले, या फिर आप इन्हें लॉर्ड मैकाले के नाम से भी जानते हैं, इनका साथ दिया 3 और लोगों ने। मैंने आपको कल भी उन तीनों का नाम बताया था, जिसमें से पहला नाम था मिलेट का, दूसरा नाम था एंडरसन का, और एक तीसरा नाम भी था जिसका मैंने आप लोगों से जिक्र किया था। और वो नाम किसका है ये आपको जानना है। वो नाम है बेटा तीसरा मैकलिऑट का। तो लॉर्ड मैकाले के अलावा कौन कौन मौजूद था इसमें? वो थे मिलेट, एंडरसन और मैकलिऑट। दूसरी बात, सन 1834 में जब हमारे यहां विधि आयोग का निर्माण किया गया, तो हम देखते हैं कि इसे लागू किया गया सन 1862 में। तारीख थी 1 जनवरी की। अगर आप 34 से 62 के बीच का अंतराल देखें तो यह काफी लंबा समय हो जाता है, और आपके मन में मैंने कहा था कि यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि ऐसी कौन सी वजह रही जिसके कारण इतने लंबे समय तक इस आयोग को, आप कह सकते हैं कि अपना काम करने का मौका नहीं मिल पाया। तो हमने आपको
सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम और उसके लिए जिम्मेदार परिस्थितियों के बारे में भी कल बताया था, क्योंकि पिछले 150-200 सालों से 250 सालों से लगातार अपनी दमनकारी औपनिवेशिक नीतियों की वजह से जिस तरह से अंग्रेज भारत में अपना जनाधार धीरे धीरे खोते जा रहे थे और यहां के लोगों में जो रोष पैदा हो रहा था, उस रोष ने कहीं ना कहीं अंग्रेजी सत्ता के अधिपत्य को स्वीकार करने से मना कर दिया। और अंग्रेजों के लिए अगर ऐसा होता तो यह बहुत चुनौतीपूर्ण था कि वो कैसे अपना अस्तित्व हिंदुस्तान में बनाए रख सकते हैं, और ये तभी संभव था जब वो भारतीयों के बारे में भी सोचें। हालांकि 1857 की क्रांति, मैंने आपसे एक शब्द प्रयोग किया था कि ये कोई सैन्य विद्रोह ना हो करके ये दमनकारी नीतियों के प्रति आम जनता के रोष की प्रतिध्वनि थी। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि 57 की घटना दोबारा से न हो, इसलिए सन 1860 में इसे तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड कैनिंग के समक्ष इसे प्रस्तुत किया गया और उन्होंने इसे जब मान्यता दे दी तब 1 जनवरी 1862 को यह लागू हुआ। और जब यह लागू हुआ उस वक्त इसमें कुल 23 अध्याय थे, और अगर हम धाराओं की बात करें तो धाराओं की संख्या 511 थी। ध्यान दीजिएगा बेटा, ये दोनों भी एज अ क्वेश्चन पहले भी पुटअप किए जा चुके हैं, दोनों ही सवाल, जिसमें पहला अध्यायों की संख्या पूछता है और दूसरा धाराओं की संख्या पूछता है, जिनकी संख्या है 511। मैंने आपसे यह भी बता दिया था, देखिए हम लोग शुरुआत में कल की चर्चा को एक तरह से रिकॉल करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं हर दिन ये करूंगा कि जब मैं आऊंगा तो शुरू का 5 या अधिकतम 7 मिनट हम आपको पिछले दिन की कक्षा में जो भी बातें बताई जाएंगी, जिन भी बिंदुओं पर आपको जागरूक किया जा रहा है, हम उन बिंदुओं को आपके सामने दोबारा रखने की कोशिश करेंगे इन अ शॉर्ट वे, एट अ ग्लैंस यू कैन से। और अगर ऐसा रहेगा तो फिर हम पिछले दिन की कक्षा से अपनी आज की कक्षा को बहुत आसानी से लिंक कर पाएंगे, बहुत आसानी से जोड़ पाएंगे। इसके अलावा अब हमें जरूरत है कि हम इसके आगे बढ़ें, क्योंकि इतनी बातें मैं आपको कल भी बता चुका था। ये मूल मुद्दे थे, या यूं कह लीजिए कि ये सारे तथ्यात्मक प्रश्न थे, जिन्हें मैं एक बार कॉल कर देता हूं कि कौन था प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष। तो आपका जवाब होगा थॉमस वेलिंगटन मैकाले, जिन्हें आप लॉर्ड मैकाले के नाम से भी जानते हैं। दूसरा सवाल कि 1860 का ये पुलिस एक्ट या फिर इंडियन पेनल कोड, जिसे आप भारतीय दंड संहिता कहते हैं, इसे बनाया कब गया? विधि आयोग के द्वारा। तो विधि आयोग द्वारा इसे जो है 1834 में विधि आयोग का स्थापना हुई, 1862 में विधि आयोग ने काम करना शुरू कर दिया, या यूं कहिए कि 1862 में ही आईपीसी लागू हो गया। फिर एक प्रश्न बना कि मैकाले का सहयोग अन्य किन किन सदस्यों ने किया। तो आपका जवाब होगा मिलेट, एंडरसन और मैक्लियॉड ने किया। अगला प्रश्न बनता है कि उस समय तत्कालीन वायसरॉय कौन थे जिन्होंने इसे मान्यता प्रदान की। तो आपका उत्तर होगा वो थे लॉर्ड कैनिंग। देखिए, लॉर्ड कैनिंग के बारे में यहां एक प्रश्न और पूछता है कि लॉर्ड कैनिंग ही क्या वह व्यक्ति है जिसने 1857 की क्रांति के बाद सन 1858 में जो महारानी का घोषणा पत्र होता है, जिसका प्रश्न अक्सर आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, तो महारानी के घोषणा पत्र को किसने पढ़ा? तो 1858 में महारानी के घोषणा पत्र को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद के किले में पढ़ा गया था। यह इतिहास का एक प्रश्न है, मैं वहां इतिहास में नहीं जाना चाहूंगा, मैं अपने विषय में बना रहूं। और आज आपके लिए बहुत जरूरी है कि आज आप कलम और कॉपी लेकर के बैठें, और जिन भी बिंदुओं में आपको ऐसा लगता है या मेरी ओर से आपको बताया जाता है कि ये एज अ क्वेश्चन पुटअप किया जा चुका है या किया जा सकता है, तो आप उसको जरूर अपने कॉपी में अंकित कर लें, अपनी पांडुलिपि का हिस्सा बना लें। और पांडुलिपि का आप लगातार दोहराव करते रहेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, वरना ऐसा होता तो बहुत कम है कि लोग पांडुलिपि जैसा उसका नाम है उसको लोग सुरक्षित कर देते हैं। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे कल एक प्रश्न और कहा था कि प्रसिद्ध दंड शास्त्री जिनका नाम है पी.के. सेन, क्या नाम है बेटा? उनका नाम है पी.के. सेन। इन्होंने भारत में जो विधि आयोग की कार्यप्रणाली है उसके कार्यों को विधि का शासन कहकर संबोधित किया है। क्या कहा है उन्हें? इसे विधि का शासन, जिसे हम लोग अंग्रेजी में रूल ऑफ लॉ कहते हैं।
यहीं से एक और प्रश्न उठता है, मैंने कल शायद इसका जिक्र किया हो कि विधि के समक्ष समता। मैंने आपको इस बारे में आंशिक रूप से बताया था, मैं आज थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। देखिए, विधि के समक्ष समता का मतलब क्या हुआ। जिस प्रकार से हमारा संविधान देश के सभी नागरिकों को इस देश की सीमा के भीतर सभी प्रकार के अधिकारों को प्रदान करने की घोषणा करता है, ठीक वैसे ही हमारा जो विधि है, हमारा जो कानून है, हमारा जो रूल ऑफ लॉ है, विधि का जो शासन है, यह प्रत्येक नागरिक के लिए न्याय प्राप्ति के सभी विकल्पों को खुला रखने का आश्वासन देता है। यानी ये क्लियर करता है कि देश में कोई भी व्यक्ति जो किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, संप्रदाय, विचारधारा या किसी भी क्षेत्र विशेष से आ रहा हो, उसके साथ किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं बेटा विधि का शासन, यानी रूल ऑफ लॉ। और इस विधि के शासन को कौन रेगुलेट करता है, कौन कंडक्ट करता है, तो हम जानते हैं कि हमारी ज्यूडिशियरी ही ये काम करती है, यानी हमारी न्यायपालिका ही यह कार्य करती है। प्रत्येक नागरिक का अधिकार सुरक्षित हो, यह सुनिश्चित करना न्यायपालिका का दायित्व है। और यह प्रावधान हमारे संविधान में ही कर दिए गए थे, जब हमारे संविधान में अनुच्छेद संख्या 32 के अंतर्गत क्या व्यवस्था जोड़ी गई, इसे हमने कल बताया था। इसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि इसे संवैधानिक उपचार कहते हैं। इसे हम लोग संवैधानिक उपचार कहकर संबोधित करते हैं, जिसके अंतर्गत सभी प्रकार की याचिकाएं जहां पर कहीं से भी किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का यदि हनन हो रहा है, अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का कोई हनन हुआ, तो वह व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार रखता है। अमूमन हम अपनी जुडिशरी में सर्वोच्च न्यायालय की जो प्रकृति है उसे अपीलीय मानते हैं, यानी हम केवल निचली अदालतों द्वारा दिए गए फैसलों के विरुद्ध ही सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। लेकिन जब मामला यहां पर अधिकारों का हो, तो फिर हम वहां पर ऐसी किसी प्रक्रिया का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। सीधे तौर पर यहीं से PIL का भी कॉन्सेप्ट आया है, जिस पर हम आगे बात करेंगे, जहां हम जनहित याचिका या फिर सूचना के अधिकार की बात कर रहे होंगे। तो सूचना के अधिकार का उल्लेख करते समय, जिसे 2005 में पारित किया गया, और इसे हम लोग RTI यानी राइट टू इंफॉर्मेशन कहकर संबोधित करते हैं। आप जानते हैं कि राइट टू इंफॉर्मेशन को लेकर के लोगों में बहुत गतिरोध होता है। लोग इस अधिकार के बारे में अमूमन या तो बहुत अच्छी तरह से जानते नहीं हैं, और अगर वो इस अधिकार के, अपने इस कानूनी अधिकार के बारे में आंशिक रूप से कुछ जानते भी हैं, तो भी वो इसका प्रयोग शायद ही कभी करते हों। भारत में भी अगर 100 लोग इस कानून के बारे में जानते हैं, तो 100 में से इस कानून का प्रयोग करने वाले लोगों की तादाद 10% से भी कम है। आगे बढ़ते हैं। ये जो लाइन मैंने लिखी है, विधि के समक्ष समता या विधियों का समान संरक्षण, दोनों नामों से हम बुला सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया होगा कि ये कॉन्सेप्ट जिस कानूनविद ने दिया, उन्हें हम इंग्लैंड के प्रसिद्ध कानूनविद और दंडाधिकारी के रूप में जानते हैं, जिनका नाम था डायसी। इन्हें हम लोग डायसी के नाम से संबोधित करते हैं। सबसे बड़ी चीज कि कानून का मतलब ही हुआ कि जहां लोगों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, लोगों के साथ यदि किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार, दुराचार या वो जो सम्मान पूर्वक जीवन जीने की आजादी दी गई है हमारे संविधान द्वारा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की जो आजादी दी गई है संविधान द्वारा, उस आजादी का पूरी तरह से पालन हो। अब हम यहां आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपसे विधि के बारे में। मैंने कल आपसे कहा था, और आप संभवतः अब तक ये जान या समझ चुके होंगे, कि विधि का मतलब होता है कानून। लेकिन कानून कितने प्रकार के होते हैं, यह भी अपने आप में एक बहुत अहम सवाल है, बहुत जरूरी सवाल है। ध्यान दीजिए बेटा, कई बार ऐसा होता है जहां हम लोग बहुत सामान्य रूप से जब बातचीत कर रहे होते हैं, कहीं भी चाय की दुकान पर, अपने हित मित्रों से, रिश्तेदारों से, या किसी भी जानने वाले अपने सामाजिक सहकर्मी से,
सहचारी से, तो वहां हम कहते हैं कि कुछ अपराध हमारे द्वारा ऐसे किए जाते हैं जो कि लौकिक होते हैं। लौकिक से मेरा मतलब जो सामान्य तौर पर दिखाई दे जाते हैं, और जहां पर अपराध और अपराधी दोनों ये अप्रूव हो जाता है कि अमुक व्यक्ति द्वारा किसी, जैसे कि कोई मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी के विरुद्ध जानबूझकर या किसी भी प्रकार से ऐसी कोई परिस्थिति निर्मित की जिससे कि मिस्टर बी एक सामान्य सम्मान पूर्वक जीवन जीने के अधिकार से वंचित हो जाते हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो कि उन्हें दी गई है व्यवस्था, संविधान और इस राष्ट्र के द्वारा, उस अधिकार से वंचित हो जाते हैं। अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से वो वंचित हो जाते हैं, स्वच्छंद विचरण के अधिकार से वंचित हो जाते हैं। तो ऐसी किसी भी परिस्थिति में अगर ए ने जानबूझ करके ये कार्य किया है जिससे बी की मृत्यु हो जाती है, बी के लिए जीवन की निरंतरता बनाए रखने की समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में ए आरोपी हो जाता है और उसकी दोष सिद्धि होने के बाद वह आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड द्वारा बनाई गई व्यवस्था के अनुसार दंडित किया जाता है। लेकिन कभी कभी कुछ अपराध ऐसे भी होते हैं जिनके संबंध में हम लोगों को ऐसा कहते हुए सुन लेते हैं, जहां वो ये कह रहे होते हैं कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, यानी हम कहीं ना कहीं प्राकृतिक न्याय की बात कर रहे हैं। तो हम यहां पर विधि या न्याय को दो हिस्सों में वर्गीकृत करेंगे। एक है आपका, जिसे हम कहते हैं बेटा, यह है बेटा आपका प्राकृतिक विधि, और एक होती है, क्या मैं इसे कृत्रिम कहूं? देखिए, मैं समझाने के लिए आपको इसे कृत्रिम लिख रहा हूं, लेकिन जब हम स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी का प्रयोग कर रहे होते हैं तो यहां पर इसे कृत्रिम विधि नहीं कहा जाता, बल्कि यहां पर इसके लिए जो नाम प्रयोग किया गया है वो नाम है बेटा सकारात्मक विधि। ठीक, और यहां पर यह है आपका, अगर वो सकारात्मक है तो क्या मैं इसे नकारात्मक कहूं? देखिए, हम जैसा मैंने अभी कहा, यहां हम इसे कृत्रिम आपकी समझ के लिए कह रहे हैं, उसी प्रकार हम यहां प्राकृतिक को नकारात्मक नाम ये भी केवल आपको समझाने के लिए दे रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको ध्यान से देखें बेटा, तो यहां पर आप इसे नकारात्मक न कह करके इसे आप एक्टिव और पैसिव जस्टिस या एक्टिव और पैसिव लॉ जैसे शब्दों से सुशोभित कर सकते हैं। जैसे आपने एक और चीज सुनी हुई होगी, मैं यहां पर उसका भी उल्लेख कर दूं, आपने यूथनेशिया शब्द का कई बार नाम सुना होगा। अरुणा शानबाग, ये एक नर्स थी महाराष्ट्र के एक हॉस्पिटल में, मुंबई के, जहां पर करीब 42 वर्ष पूर्व उन्हीं के एक सहकर्मी द्वारा सेक्सुअल असॉल्ट या यूं कह लीजिए यौनाचार की वजह से, दुष्कर्म के प्रयास की वजह से सर पर लगने वाली चोट, वो उनको जो है काफी गंभीर चोट लगी और इस वजह से वो कोमा में चली गई और लगभग 40 वर्षों तक वो कोमा में रहीं। लेकिन इस दौरान एक बहस शुरू हो गई जिसे हम इच्छा मृत्यु का नाम देते हैं, यानी इसे हम यूथनेशिया कहते हैं। और ये यूथनेशिया दो तरह से होती है, एक्टिव और पैसिव। पहली यूथनेशिया, जहां पर रोगी अपने जीवन को जारी नहीं रखना चाहता और उसकी मांग पर न्यायालय अथवा डॉक्टर के द्वारा उसे मृत्यु दंड या यूं कहिए कि उसकी स्वाभाविक इच्छा मृत्यु का अधिकार दे दिया जाता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर एक पैसिव यूथनेशिया होता है, जहां पर उसे मृत्यु का अधिकार तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि यह प्रमाणित न हो जाए कि उसे बचाए जा सकने वाले सभी विकल्प समाप्त हो चुके हैं। इसे हम कहते हैं पैसिव यूथनेशिया। इस बात को लेकर के आप मेनका गांधी का जो वाद रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसका भी जो है अध्ययन कर सकते हैं। वहां भी आप देख सकते हैं जहां ये बात सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषित की कि सम्मान पूर्वक जीवन जीने में सम्मान पूर्वक मृत्यु का अधिकार निहित होता है। वही चीज यहां पर है। तो इसे हम नकारात्मक केवल समझ के लिए कह रहे हैं दोस्तों, और इसे हम कह रहे हैं सकारात्मक विधि। स्वाभाविक है, प्राकृतिक विधि, इसका अध्ययन करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक विधि से कोई प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाता। जब आप ऐसा कोई काम करेंगे जो प्रकृति की नजर में सही नहीं है, तो प्रकृति दंड देने में बिल्कुल भी देर नहीं करेगी। जैसा कि बहुत लंबे समय से अपनी उपभोक्तावादी मानसिकता के कारण हम लगातार पृथ्वी को
उसके परिवेश को, उसकी इकोसिस्टम को जिस तरह से नुकसान पहुंचा रहे थे, उसका आपने देखा कि किस तरह प्रकृति ने बदला लिया, कैसे हम खामियाजा भुगत रहे हैं। ऐसी हवा जहां हम सांस नहीं ले सकते, ऐसी हवा जहां हम जी नहीं पा रहे हैं, ऐसा जल जिसे हम ग्रहण नहीं कर सकते, पी नहीं सकते, या फिर ऐसा कोई भी सिस्टम, कोई भी एकोमोडेशन जिसके बीच हम हैं, हम उसके साथ सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। कोरोना जैसे वायरस ने हमें यह एहसास करा दिया कि सिर्फ सैन्य रूप से, सैनिक क्षमताओं से परिपूर्ण हो जाना ही ये विकास के पैमाने नहीं है। अंधाधुंध प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके विकास कर लेना ये मानवता का सही विकास नहीं है, बल्कि जरूरत है कि हम प्रकृति के साथ मिल करके चलें और इस तरह की मानव जनित या यूं कहिए प्रकृति जनित जो भी आपदाएं आती हैं, ये बार बार हमें इसी बात का एहसास कराने के लिए होती हैं कि प्राकृतिक विधि और प्राकृतिक न्याय जैसी भी कोई चीज होती है। तो इसे कभी और की चर्चा के लिए छोड़ देते हैं। हमारा मूल विषय केवल और केवल यहां कृत्रिम विधि से रिलेटेड है। कृत्रिम विधि जिसे हमने आपसे कहा कि सकारात्मक विधि का नाम हम इसे देते हैं। अब यह सकारात्मक विधि स्वाभाविक है कि दो तरह की होती है। एक होती है जो कि राष्ट्रीय विधि है, इट मींस नेशनल, और एक है अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल। अब फिर हमें यहां पर समझने की और सतर्क हो जाने की जरूरत है कि हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के बीच भी अंतर रखें। आप अब एक बार फिर अपने पेपर के बारे में सोच लीजिए कि आप यूपीएसआई की परीक्षा दे रहे हैं, उसमें भी आप यूपी की परीक्षा दे रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि आईपीसी ये राष्ट्रीय कानून है, तो हम इसे केवल और केवल राष्ट्रीय संदर्भ में पढ़ेंगे, ना कि अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में। इसलिए एक बार फिर हम अंतरराष्ट्रीय को थोड़े समय के लिए छोड़ देंगे और हम बात करेंगे किस पर, केवल और केवल राष्ट्रीय कानूनों पर। तो विधि को बेटा फिर से मैं डिफाइन कर रहा हूं कि विधि दो तरह की होती है, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक, जिसमें से नकारात्मक के लिए हमने प्रयोग किया प्राकृतिक विधि और सकारात्मक के लिए प्रयोग किया हमने कृत्रिम विधि। कृत्रिम विधि को हमने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय में वर्गीकृत कर दिया, क्योंकि हम भारत में रहते हैं और हमारा अधिकांश सरोकार राष्ट्रीय मुद्दों से, राष्ट्रीय विषयों से या राष्ट्र के लिए निर्मित कानूनों से होता है। अब अगर हम इसमें से भी वर्गीकरण करें आगे, तो हम पाते हैं कि जो हमारे राष्ट्रीय कानून हैं ये भी दो तरह के हैं। एक है हमारा सामान्य कानून और एक है हमारा संवैधानिक कानून। सही है ना? सामान्य यानी कि हमारे जो जनरल लॉ होते हैं, और दूसरा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, यानी कि विधायिका द्वारा हमारे संविधान में जिन जिन व्यवस्थाओं को शामिल किया गया है हम उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं। और सामान्य परिस्थितियों में जिन भी कानूनों के आधार पर निर्णय दिए जाते हैं, किसी भी दोष सिद्धि का जो है प्रकटीकरण होता है, ये दोनों ही चीजें हम सामान्य और संवैधानिक में पढ़ते हैं। एक बार फिर सतर्क हो जाएं, इसमें से संवैधानिक कानूनों का अध्ययन आप कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान में करते होंगे, जो कि आपको आपके संविधान वाले सर जरूर पढ़ाएंगे। लेकिन हमारा जो सरोकार है वो केवल और केवल सामान्य मुद्दों से है, क्योंकि भारत में रहने वाला हर एक व्यक्ति एक सामान्य नागरिक पहले है, उसके बाद ही वो किसी सामान्य भारतीय है, उसके बाद ही वो किसी जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय या फिर पद विशेष पर होता है। तो यहां पर हमने आपको बताया कि राष्ट्रीय मुद्दों को हम बांटते हैं दो भागों में। कौन कौन सा? सामान्य और संवैधानिक, जिसमें से संवैधानिक से हमारा अभी कोई सरोकार नहीं है। लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि हमारी जो सारी व्यवस्थाएं विधि की निर्मित हैं वो संविधान में ही दी गई व्यवस्था के अंतर्गत बनी है। जैसा कि आप जानते हैं कि 1833 का चार्टर एक्ट हो जाए, सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो जाए, या बाकी के चार्टर एक्ट हो, या भारत शासन अधिनियम हो, भारतीय परिषद अधिनियम हो, ये सब कुछ जो कि सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होता है और 1935 के भारत शासन अधिनियम तक जाता है, ये सब कुछ, इसको हम दो भागों में पढ़ते हैं। या तो आप इसे आप संविधान का इतिहास कह लीजिए,
या फिर आप 1773 से 1935 का जो प्रावधान है इसको आप ये मान करके पढ़िए कि आधुनिक इतिहास का हिस्सा है। तो दोनों ही तरह से आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो हमें आवश्यकता नहीं लग रही है कि हम यहां पर इसके बारे में बता करके आपका समय खराब करें, क्योंकि हमारे पास सीमित समय, सीमित कक्षाएं और सीमित कह सकते हैं कि मादा होता है किसी भी विषय पर मेहनत करने का। तो अपनी उस ऊर्जा को सही दिशा में लगाइए। अब बात हो रही है सामान्य विधि की या सामान्य कानूनों की। तो मेरा प्रश्न फिर से वही आएगा कि अगर हम सामान्य कानूनों को वर्गीकृत करें तो हम सामान्य कानूनों को कितने भागों में बांट सकते हैं? स्वाभाविक है, जो साधारण कानून होते हैं वह भी दो तरह के होते हैं। एक होता है, मैं यहां इसको हटा देता हूं, ये जो सामान्य कानून होता है बेटा, ये भी दो तरह का होता है। एक होता है निजी कानून, जिसे हम पर्सनल लॉ कहते हैं, और एक होता है सार्वजनिक कानून या सार्वजनिक विधि, जिसे हम कहते हैं बेटा पब्लिक लॉ। अब आप बताइए कि हमारे यहां जो व्यवस्था होती है, हमें जिस तरह के न्यायिक मामलों का सामना करना पड़ता है उसमें निजी मामले भी होते हैं और सार्वजनिक मामले भी होते हैं। लेकिन इसमें निजी मामलों को थोड़े समय के लिए छोड़कर अगर हम सार्वजनिक मामलों को भी कैटेगराइज करेंगे तो हमें इसके तीन भाग देखने को मिलते हैं, जिसमें पहले विधि होती है दीवानी, दूसरी होती है फौजदारी और तीसरी होती है प्रशासनिक। यहां तीन बातें फिर से देखिए। मैंने आपसे कहा कि सामान्य या साधारण कानून होते हैं और संवैधानिक कानून होते हैं। साधारण कानूनों को हमने बांटा है दो भागों में, निजी और सार्वजनिक, जी कि दोनों तरह के केसेस हो सकते हैं। अब इसमें जो सार्वजनिक मामले होते हैं, जो पब्लिक मामले होते हैं, आम जनता से जुड़े हुए मामले होते हैं, ऐसे मामलों का जो निस्तारण किया जाता है वो तीन तरह के कानूनों के अंतर्गत किया जाता है, जिसमें दीवानी, फौजदारी और प्रशासनिक। यानी कि कुछ मामले इसमें वित्तीय हो सकते हैं, कुछ मामले सामान्य प्रशासन से जुड़े होते हैं और कुछ मामले किसी भी प्रकार के सैन्य या दूसरे विषयों से जुड़े हो सकते हैं। इन तीनों के बारे में हम आगे और विस्तार से जान पाएंगे कि इन तीनों का मतलब क्या है और ये तीनों कानून कहां कहां किन किन परिस्थितियों में इस्तेमाल किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात हमारी यहां पर एक और शिक्षा शास्त्री के संबंध में ही होगी, मूल रूप से जिनका नाम मैंने आपसे लिया था पीके सेन। पीके सेन जी का जो कानून है, पीके सेन जी के द्वारा जो व्यवस्था दी गई, उस व्यवस्था को हम इस रूप में वेरीफाई कर सकते हैं। उन्होंने जिस तरह से इसको क्लासिफाई किया, ये एक बहुत ही कह सकते हैं कि प्रामाणिक वर्गीकरण है, जिससे हमें कानूनों को अलग अलग हिस्सों में बांट करके समझने में काफी सरलता होगी। मैं अपनी बातचीत को अगर आगे बढ़ाऊं तो मुझे लगता है कि किसी तरह की कोई समस्या आपको आज नहीं आ रही होगी। कल क्या था दोस्तों कि कल पहली बार मैं आपसे मुखातिब था, और जब भी हम कभी कहीं कोई पहला प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो थोड़ा हेजिटेशन होता है, हम सबके मन में थोड़ी झिझक होती है, शायद हम अपनी स्वाभाविक अभिव्यक्ति क्षमता का प्रयोग पूरी तरह से नहीं कर पाते। तो अमूमन मेरे साथ भी यही समस्या कल रही होगी, लेकिन आज मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको आपकी आवश्यकता के हिसाब से चीजें बता सकूं, उनसे आपको अवगत करा सकूं। मैंने आपसे कहा है कि पेन और कॉपी लेकर के बैठिएगा और जिन भी चीजों को यहां बोर्ड पर अंकित किया जा रहा है उन चीजों को आप अपने कॉपी या नोटबुक पर जरूर लिख लें, ताकि उनसे जुड़े हुए सवाल अगर आपके मन में आते हैं तो आप ऐसे प्रश्नों को हमारे सामने रखें। मैं अभी आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा हूं कुछ टेक्निकल समस्याओं की वजह से, लेकिन जल्दी ही अगले ही दिनों में मैं आपकी इन समस्याओं का भी निराकरण करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो बेटा यहां तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। हमने विधि को क्लासिफाई कर लिया, विधि को वर्गीकृत कर लिया है, और 1 जनवरी 1862 को यह कानून जब लागू हो गया तो इसमें धाराओं की संख्या तय हुई 511। अब हम इन 511 धाराओं में से शुरुआत की कुछ धाराओं के बारे में आपसे बात करेंगे, जिनमें हम पहले पहल धाराओं की बात यदि करें तो धारा संख्या 1, 2, 3 और 4 का हम विवरण लेते हैं। देखिए,
जैसे हमारा जो संविधान शुरू होता है तो हमारे संविधान में हम सबसे पहली चीज जो देखते हैं वो चीज होती है हमारी प्रस्तावना, यानी कि हमारा प्रिएम्बल। और प्रस्तावना को कुछ संविधान विशेषज्ञों ने संविधान की आत्मा भी कहा है, क्योंकि यह प्रस्तावना अपने संविधान यानी कि स्वयं के निर्माण और अपने गठन का जो मूल कारण है, जिस उद्देश्य से उसे बनाया गया, वो सारी की सारी बातें, वो सारे के सारे उद्देश्य प्रस्तावना में परिलक्षित होते हैं। वही चीज यहां भी है, यानी इंडियन पेनल कोड की जो प्रस्तावना है उसका उल्लेख हम शुरुआती पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी धाराओं में देख सकते हैं। मैं अभी सिर्फ इन 4 धाराओं की बात कर रहा हूं। प्रस्तावना का जो विस्तार है वो इससे आगे की धाराओं के लिए भी है, जिसमें पूरी तरह से यह विवरण दिया गया है कि यह कानून कहां लागू होगा, किन पर लागू होगा, किन परिस्थितियों में लागू होगा और कहां पर लागू नहीं होगा। ये सारी बातें इसके अंतर्गत कही गई हैं। जैसा कि मैंने आपके सामने धारा संख्या 1 का विवरण दिया। जो धारा संख्या 1 है ये बताती है कि भारतीय दंड संहिता, क्या चीज ये बताती है कि भारतीय दंड संहिता या इंडियन पेनल कोड संपूर्ण भारत पर लागू होगा। कहां? संपूर्ण भारत पर लागू होगा। अब यहां एक चीज समझने की जरूरत है। शायद आप में से कुछ लोगों ने एक नाम सुना होगा, रणवीर दंड संहिता। शायद जरूर आपके मन में सवाल आ रहा होगा, ये रणवीर दंड संहिता क्या है? तो मैं यहां पर इस चीज को क्लियर कर देता हूं बेटा, कि धारा संख्या 1 जहां पर इस बात का उल्लेख है कि इंडियन पेनल कोड द्वारा दिए गए प्रावधान अथवा दी गई व्यवस्थाएं संपूर्ण भारत पर लागू होंगी एक्सेप्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये बात वहां लिखी गई थी। यानी होगा जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। अब प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों कहा गया उस दौर में जब यह बनाया गया था या जब यह लागू हुआ? दरअसल यह व्यवस्था 1860 में लागू नहीं थी, बल्कि यह व्यवस्था आजादी के समय हमारे इंडियन पेनल कोड में जोड़ी गई, जिसमें इसे जम्मू कश्मीर को छोड़ करके लागू किया गया। क्यों? क्योंकि इसका मूल कारण आप लोग धारा या अनुच्छेद संख्या 370 और 35A के रूप में पहले भी देख चुके हैं या जान चुके हैं। मुझे लगता है कि इस पर यदा कदा जो है चर्चाएं होती रहती हैं, और अभी कुछ ही दिन पहले हमने इसकी वर्षगांठ मनाई है, कुछ दिन पहले, जहां पर जम्मू कश्मीर को धारा संख्या 370 और 35A से मुक्त कर दिया गया था। और ये दोनों ही राज्य अब, या यूं कहिए कि जम्मू कश्मीर जो है अब वह कोई पूर्ण राज्य न रहकर एक केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील हो गया, और लद्दाख भी, वही लद्दाख जो अभी तक जम्मू कश्मीर का पिछलग्गू बना रहता था और एक प्रकार से विकास योजनाओं के मामले में पूरी तरह से पिछड़ा हुआ था। हमारा उत्तरी भूभाग होते हुए भी, या यूं कह लीजिए कि हमारा भूभाग होते हुए भी, हम इस पर स्वतंत्र रूप से दावेदारी नहीं कर पाते हैं, कई बार अपने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के वजह से विवश होकर के। और जिस प्रकार हमारे चारों ओर चीन, पाकिस्तान जैसे देश हैं जो कहीं भी ये नहीं चाहते कि भारत अपनी नीतियों के कारण अपनी सैन्य क्षमता, अपनी जिजीविषा और अपनी यूं कह सकते हैं कि आगे बढ़ने की जो प्रबल उत्कंठा है, बहुत महत्वपूर्ण ढंग से जो उसके मन में ये बात है कि हमें आगे बढ़ना ही है, उस चीज को वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते, उस चीज को वो हजम नहीं कर पाते हैं। और आतंकवाद के जरिए सीमा पर जो है शांति को भंग करके, सीज फायर का उल्लंघन करके और एक दूसरे की सीमाओं में जिस तरह से अतिक्रमण करके ये देश भारत को सैन्य रूप से, सामरिक रूप से परेशान करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में इसका खत्म होना और जम्मू कश्मीर का भारत में पूर्ण रूप से शामिल हो जाना, ये एक कह सकते हैं आपकी ऐतिहासिक जो है समय था जिसके हम सभी गवाह रहे हैं। तो अनुच्छेद 370 और 35A की वजह से ही जम्मू कश्मीर, जो कि इन दोनों व्यवस्थाओं के कारण जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। किसका? विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। इस कारण वहां पर इंडियन पेनल कोड की धाराएं
प्रभावी ढंग से लागू नहीं होती थीं। ठीक वैसे जैसे अन्य व्यवस्थाएं 370 और 35A के कारण हमारे देश में लागू नहीं थीं, खासकर जम्मू कश्मीर में लागू नहीं थीं। तो वहां पर जम्मू कश्मीर में रणवीर दंड संहिता चलती थी। रणवीर दंड संहिता का पालन वहां किया जाता था, जिसकी ज्यादातर धाराएं, ज्यादातर प्रावधान या ज्यादातर व्यवस्थाएं इंडियन पेनल कोड से ही मिलती जुलती थीं। इसलिए इसका कोई विशेष औचित्य नहीं है कि हम इसके बारे में पढ़ें कि इसमें क्या क्या था, क्योंकि यह केवल एक राज्य विशेष का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जबकि इंडियन पेनल कोड संपूर्ण भारत का और हमेशा ही समग्र चीजों का अध्ययन किया जाता है, ना कि आंशिक चीजों का। बचपन में जब आप और हम छोटे रहे होंगे तो आप देखते थे जहां पर लॉन्ग आंसर हुआ करते थे और शॉर्ट आंसर हुआ करते थे। जब हम लॉन्ग आंसर को याद करते थे दोस्तों, तो शॉर्ट आंसर अपने आप ही याद हो जाते थे। वही चीज यहां भी है। अगर हम इंडियन पेनल कोड की धारा और व्यवस्था को सही ढंग से समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो जैसा मैंने आपसे कहा उसी के कई धाराओं का पूरी तरह से हम दर्शन कर सकते हैं रणवीर दंड संहिता में। तो इसे भी हम समझ लेंगे। इसे अलग से समझने की आवश्यकता इसलिए भी नहीं है क्योंकि यहां से सवाल नहीं पूछे जाते हैं। रणवीर दंड संहिता का ही केवल नाम उल्लिखित है कि रणवीर दंड संहिता कहां पर प्रचलित है। इट मींस कहां पर प्रचलित थी, तो जम्मू और कश्मीर में थी। लेकिन अब जबकि जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हो चुका है, तो इसका विस्तार, आईपीसी का विस्तार अब भारत के अन्य राज्यों समेत जम्मू कश्मीर पर भी हो गया है, ये हम कह सकते हैं। अभी इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि एक जागरूक भारतीय होने के नाते स्वयं को मिलने वाले अधिकार, इनके बारे में हमें जागरूक होना ही चाहिए। वही चीज यहां पर भी है। तो भारतीय दंड संहिता जो है हमारी, वो अब जम्मू कश्मीर पर भी लागू है और इस पूरी घटना का उल्लेख हमें धारा संख्या 1 में मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली धारा की, धारा संख्या 2 की। मैं फिर से धारा संख्या 1 का प्रावधान आपको बता दूं, आप उसे लिख भी चुके होंगे संभवतः, कि धारा संख्या 1 संपूर्ण भारतीय भूभाग पर लागू होती है। भारत के भूभाग में किसी भी व्यक्ति के द्वारा यदि भारतीय दंड संहिता का उल्लंघन किया जाता है, तो संबंधित व्यक्ति उसी से यानी किए गए कृत्य से जुड़े हुए धाराओं के तहत दोषी होगा और दंड का भागी होगा। जम्मू कश्मीर में इसके स्थान पर रणवीर दंड संहिता प्रचलित थी, जो कि अब प्रचलन में नहीं रहेगी और अब उसकी जगह जम्मू कश्मीर में भी भारतीय दंड संहिता का ही प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धारा संख्या 2 की। तो बेटा धारा संख्या 2 क्या बताता है? जैसा मैंने आपको कहा, शुरुआत की सारी धाराएं, चाहे धारा संख्या 1 हो, धारा संख्या 2, धारा संख्या 3, धारा संख्या 4, इनमें केवल और केवल इसकी प्रस्तावना के अंतर्गत इसके विस्तार एवं क्षेत्र का वर्णन किया गया है। तो धारा संख्या 2, 3, 4 इसके क्षेत्रीय विस्तार से जुड़े हुए हैं। आप 2, 3 और 4 इन्हें भी रख सकते हैं और आप ये कह सकते हैं कि ये तीनों जुड़े हुए हैं आईपीसी के क्षेत्रीय विस्तार से। क्षेत्रीय विस्तार का मतलब, जैसे धारा संख्या 2 में उल्लिखित है कि अगर कोई व्यक्ति भारत में यह कार्य करता है तो स्वाभाविक है वह भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। यह विवरण धारा संख्या 2 में है। यानी भारत के भीतर किए गए अपराध के लिए व्यक्ति दंडित होगा। किसके अनुसार? आईपीसी के अनुसार। वहीं पर बात आ जाती है नंबर 3, धारा संख्या 3 की बात कर लेते हैं। धारा संख्या 3 में यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति जो भारत का है, अगर वो एक अफ्रीकी देश युगांडा जाता है और वहां पर किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है, तो यहां प्रश्न उठता है कि उसने ये हत्या, ये कृत्य किसी दूसरी सीमा में किया है देश में, और क्या वह भारत यदि आता है तो भारत में उसे अपराधी घोषित करके क्या हम उससे दंडित कर सकते हैं उसे? ये एक प्रश्न आपके मन में होगा, होना भी चाहिए। तो बेटा यहां जानने की आवश्यकता है कि धारा संख्या 2, 3 में यह बात साफ शब्दों में कही गई है कि अगर कोई व्यक्ति
भारत के भीतर कोई अपराध करता है तो उसके लिए वह आईपीसी के तहत दंडित होगा। लेकिन अगर वह व्यक्ति भारत के बाहर किसी दूसरे राष्ट्र की सीमा में, किसी दूसरे देश के क्षेत्र में यह अपराध करता है तो वह व्यक्ति भारतीय कानूनों के अनुसार दंडित किया जाएगा या नहीं? तो इसका जवाब होगा कि हां, वो भारतीय कानूनों के अनुसार जहां भी गिरफ्तार किया जाता है, अगर न्यायपालिका यह उचित समझती है तो उस स्थिति में उस व्यक्ति को भारत में आईपीसी के तहत जो है विचारणीय रखा जा सकता है, यानी उसके द्वारा किए गए कृत्य के लिए उस पर अभियोग चलाया जा सकता है, उस पर सीधे तौर पर आरोप लगाए जा सकते हैं, उसे कॉन्विक्ट किया जा सकता है। एक और प्रश्न है यहां पर, अगर आपके मन में यह बात उठ रही हो कि भारत के भीतर और यह है भारत से बाहर, या आप इसे कहिए अन्य देश में। एक और बात, हम धारा संख्या 4 भी देख लेते हैं। लेकिन यह भी प्रश्न है कि अगर यह व्यवस्था भारत से बाहर के लिए भी लागू है तो कई ऐसी एजेंसीज हैं जिनमें रॉ का नाम आता है। रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग हो गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, या दूसरी अन्य एजेंसी, जैसे अभी हाल ही में हमने एनआईए की शक्तियां बढ़ा दी हैं तो एनआईए से जुड़े हुए लोग हो गए, या कोई राजदूत हो गया, किसी भी अन्य देश का कोई राजनयिक हो गया, क्या वे लोग भी इसके दायरे में आते हैं? तो बेटा इसका स्पष्ट उत्तर है नहीं। यह व्यवस्था या यह विस्तार उन लोगों पर लागू नहीं होती जो लोग कहीं से भी ऐसे किसी पद पर मौजूद हैं, ऐसे किसी कार्य में जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों पर ऐसी कोई व्यवस्था लागू नहीं होती है। हम यह भी कह सकते हैं यहां पर कि एक कंडीशन और बन सकती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने किसी जलयान पर, किसी पोत पर, जो कि भारतीय क्षेत्र में मौजूद नहीं है, वो हमारी सीमा के बाहर है, मतलब जो हमारा एक्सट्रीम इकोनॉमिक जोन होता है, जिसे आप EEZ कहते हैं। अब ये क्या है, ये हमारा विषय नहीं है अभी चर्चा का, हम केवल उसकी सीमाओं की बात कर रहे हैं। तो हमारी भारतीय सीमा से बाहर अगर किसी व्यक्ति की हत्या होती है किसी भारतीय नागरिक द्वारा, और जो भारतीय नागरिक ऐसा ये कार्य कर रहा है, किस स्थिति में वह व्यक्ति दोषी माना जाएगा? यह भी प्रश्न बन सकता है और बनता भी है। तो याद रखिए बेटा, अगर ऐसी कंडीशन है जहां कोई व्यक्ति किसी जहाज पर, किसी वायुयान पर, किसी जलयान पर किसी अन्य व्यक्ति की हत्या कर देता है और उस स्थिति में या उस समय विशेष में वह यान भारतीय भूभाग में नहीं है, में भी वह किसी दूसरे भी देश की सीमा में नहीं आता, वह हमारे अनन्य जलीय क्षेत्र में आ रहा है, किसी कह सकते हैं आपकी सागरीय क्षेत्र में आ रहा है, वायु क्षेत्र में आ रहा है, ना कि किसी देश की सीमा में, तो ऐसे में क्या वह व्यक्ति दंडित किया जा सकता है? और अगर हां, तो उसे कहां के कानूनों के अनुसार दंडित किया जाएगा? तो यहां पर भी व्यवस्था दी गई है बेटा कि उस स्थिति में जब कोई व्यक्ति यानी मिस्टर ए यदि मिस्टर बी की हत्या कर देते हैं एक जलयान पर जो कि उस समय भारतीय क्षेत्र में नहीं है, तो भी मिस्टर ए क्या दोषी होंगे? हां, मिस्टर ए दोषी होंगे, लेकिन तब जब यह जलयान या वायुयान, जलपोत भारत में रजिस्टर्ड हो, भारत में पंजीकृत हो। यानी कि भारत में पंजीकृत किए गए किसी भी जलयान, वायुयान या किसी भी पोत पर किए जाने वाले किसी भी अपराध के लिए जो कि किसी भारतीय नागरिक के द्वारा किया जा रहा है, उसे आईपीसी के दी गई व्यवस्थाओं के तहत ही दंडित किया जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, या फिर से सुन लें कि यदि कोई व्यक्ति भारत से बाहर हत्या करता है किसी अन्य नागरिक की, किसी अन्य व्यक्ति की, किसी जलयान पर, किसी वायुयान या किसी जलपोत पर, ना कि किसी देश की सीमा के भीतर, ना ही भारत और ना ही कोई और, तो ऐसी दोनों ही परिस्थितियों में वह व्यक्ति दोषी माना जाएगा, लेकिन केवल और केवल तब जब वह जलयान या जहाज, वो शिप भारत में पंजीकृत हो, भारत में रजिस्टर्ड हो तब। यानी हमने यहां पर धारा संख्या 2, 3 और 4 देखा है। तो 2, 3, 4 जो है ये व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण है कि हमने
धारा संख्या 1 की बात की। धारा संख्या 1 में हमने इसकी प्रस्तावना का उल्लेख किया और कहा कि संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर यह विस्तारित है, जिसमें क्षेत्रीय विस्तार के अंतर्गत 1, 2, 3 और 4 ये चारों धाराएं आएंगी। धारा 1 केवल इसके भूभाग की बात करेगा। धारा संख्या 2 भारत के भीतर किए गए किसी अपराध की बात करेगा। धारा संख्या 3 भारत से बाहर या अन्य देश में किए गए किसी अपराध की बात करेगा। और धारा संख्या 4 के अंतर्गत हम किसी जलयान पर या किसी भी शिप पर किए गए किसी हत्या की बात कर रहे हैं। पर हमने आपको यहां यह भी स्पष्ट कर दिया कि कोई भी राजनयिक, कोई भी सैन्य अधिकारी या फिर खुफिया विभाग का कोई पदाधिकारी, जिसमें मैंने इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ जैसी एजेंसीज का नाम रखा है, इनके द्वारा यदि ऐसा कोई कार्य किया जाएगा तो उन्हें आईपीसी के तहत कहीं से भी आरोपित नहीं बनाया जा सकता, उन्हें यह दंड नहीं दिया जा सकता, उन्हें अपराधी भी घोषित नहीं किया जा सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि आप ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि सैन्य अधिकारी या खुफिया विभाग या ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारत के बाहर रहकर भारत के हित के लिए, भारत के सामरिक हितों की सुरक्षा के लिए ऐसा कोई कार्य करता है, अपने दायित्व का निर्वहन करता है, तो वो सीधे तौर पर कोई अपराध नहीं कर रहा है, बल्कि वो वही काम कर रहा है जिस काम के लिए उसे अधिकृत किया गया है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, उसी काम के लिए जो कि अधिकृत किया गया है। अब एक चीज और मैं आपसे यहां उल्लेख करना चाहूंगा। धारा संख्या 4 की मैं बात करूंगा आपसे। जो धारा संख्या 4 है हमारी, इसके अंतर्गत कुछ और भी प्रावधान इसमें शामिल हैं, कुछ और भी प्रावधान इसमें जोड़े गए हैं। मैं ये हटा दूं। मैं फिर कहता हूं दोस्तों कि आशा मेरी यही है और मैं पूरा यकीन भी कर रहा हूं, उम्मीद भी आपसे कर रहा हूं कि आज आप पूरी तरह से अलर्ट मोड में होंगे, सतर्क होंगे। जो बातें बताई जा रही हैं उन बातों को आप तेजी से लिख रहे होंगे और समझने की कोशिश भी कर रहे होंगे। ठीक है? कमेंट्स लगातार आपकी ओर से आते रहते हैं और वो कमेंट्स सकारात्मक नकारात्मक दोनों तरह के होने चाहिए, ताकि हम अपनी कक्षाओं को और बेहतर बना सकें, आपकी आवश्यकता के हिसाब से अपने क्लासरूम प्रोग्राम को और मॉडिफाई कर सकें, ताकि जब भी आप एग्जाम को फेस करें तो आप वहां पर अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकें, अपना बेस्ट दे सकें। क्योंकि आपकी कामयाबी का मकसद लेकर के ही, आपकी कामयाबी का, आपकी सफलता का उद्देश्य लेकर के ही हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं और हमारी पूरी टीम अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास कर रही है। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट एंड ऑलवेज वी विल ट्राई। एंड हम चाहेंगे भी कि आप लोग तेजी के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में जागरूक करें, क्योंकि चीजें जब पानी कहीं ठहर जाता है बेटा, जहां पर पानी बहता रहता है वहां तो पानी स्वच्छ रहता है, स्वस्थ रहता है, ताजा बना रहता है। लेकिन जहां पर पानी एक जगह रुक जाता है वहां पानी सड़ जाता है और उसमें से दुर्गंध आने लगती है। वही चीज यहां पर भी है। पिछले 6 महीनों में सभी प्रकार की शैक्षिक गतिविधियां पूरी तरह से स्थगित रही हैं और इस कारण आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो शायद पढ़ी हुई बहुत सी चीजें विस्मृत कर गए होंगे, भूल गए होंगे। इसलिए दोस्तों ये बहुत जरूरी है कि फिर से खुद को रिकॉल करिए। जो चीजें आपकी यूज न होने के कारण रिसाइकिल बिन में चली गई हैं आपके दिमाग के, उन्हें रीस्टोर करिए। और ये रीस्टोर तभी होगा जब आप सही प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, जब आप सही मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। और हम सबका प्रयास इसी दिशा में है कि हम आपको आपकी आवश्यकता के अनुरूप मार्गदर्शन दे सकें और ये स्पष्ट कर सकें कि जिन लक्ष्यों को लेकर के आज आप लोग हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, उन लक्ष्यों को पूरा करने में हम सबको कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज और मैं आपसे उल्लेख करना चाहूंगा कि अपराध की परिभाषा क्या है। यहां पर धारा संख्या 4 के अंतर्गत ही अपराध को भी कहीं ना कहीं उल्लिखित किया गया है, परिभाषित किया गया है। इट मीन्स क्राइम। देखिए, प्रस्तावना के अंतर्गत मोटे तौर पर अगर मैं कहूं तो जो धारा संख्या 1 से लेकर 10 तक की जो व्यवस्था दी गई है, ये सब कुछ प्रस्तावना में आ जाता है इसके। क्योंकि 1 से लेकर 10 तक
हम केवल उन्हीं शब्दों के बारे में जानेंगे जैसे कि पुरुष कौन है, स्त्री कौन है, महिला कौन आता है, इसमें लोक से क्या अर्थ है, या इसमें सरकार से क्या आशय है। इस तरह के शब्द, यानी कुल मिलाकर ये कहां कहां और किस पर विस्तारित हो रहा है, केवल इसकी व्यवस्था आपको यहां दी गई है। फिर आगे देखिएगा, मैंने आपसे कहा अपराध को कैसे परिभाषित किया जा सकता है, व्हाट इज क्राइम, हम अपराध किसे कहते हैं। तो बेटा अपराध शब्द के अंतर्गत मूल रूप से हम ऐसे हर काम को शामिल कर सकते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे संविधान में एक नागरिक को दी गई स्वतंत्रता को, एक नागरिक को दिए गए अधिकारों से उसे वंचित कर देते हैं। मूल रूप से मैंने अभी शुरू में ही आपका उल्लेख किया इस बात का कि ऐसा कोई भी कार्य जो किसी भी व्यक्ति को संविधान द्वारा दिए गए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, स्वच्छंद विचरण का अधिकार, इन सब से अगर उसे वंचित करती है, ऐसी कोई भी गतिविधि, ऐसी कोई भी क्रिया, तो हम ऐसे कार्य को अपराध की श्रेणी में रखते हैं। और न केवल हम उसे अपराध की श्रेणी में रखते हैं, बल्कि ऐसे ही कार्य इंडियन पेनल कोड की धारा, यानी भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अंतर्गत क्या होते हैं बेटा, ये होते हैं दंडनीय अपराध। आशा है कि आपको अभी तक की बातें हमारी बेहतर ढंग से समझ में आ गई होंगी, और अब जबकि आप धारा संख्या 1 से 4 तक की बातें अच्छी तरह से समझ चुके हैं, तो हम आगे बढ़ेंगे और अन्य बिंदुओं पर भी आपसे बात करेंगे। देखिए बेटा, यहां पर धाराओं की संख्या भले ही 511 है, लेकिन हमारे लिए ये सारी की सारी 511 धाराएं पूछने लायक प्रश्न नहीं निर्मित करती। इसलिए आपको बहुत सतर्क होकर, एक शब्द होता है जिसे हम लोग कहते हैं बेटा सेलेक्टिव स्टडी, यानी चयनात्मक अध्ययन। आपको पूरी तरह से सेलेक्टिव स्टडी की जरूरत है, क्योंकि सीमित समय में अगर आप सेलेक्टिव स्टडी करेंगे तभी आप खुद को परीक्षा के पैटर्न और पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिहाज से तैयार कर पाएंगे। 1 से 10 तक, जैसा मैंने आपसे कहा कि इसमें प्रस्तावना के अंतर्गत अलग अलग शब्दों का उल्लेख है, अलग अलग व्यवस्थाओं का उल्लेख है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं धारा संख्या 5 की अगर मैं बात करूं इसमें, तो धारा संख्या 5 क्या है? धारा संख्या 5 उसी की बात कर रहा है, यानी कि किन परिस्थितियों में किस किस व्यक्ति पर यह लागू नहीं होता। धारा संख्या 5 में किस पर यह लागू नहीं होता। साथ साथ धारा संख्या 6 में मैंने अभी आपसे कहा कि अपराध की परिभाषा यहां पर डिफाइन की गई है। और आगे अगर आप बढ़ेंगे तो आपको अगली जो धारा सबसे अहम दिखाई देगी वो है धारा संख्या 10, जहां धारा संख्या 10 में पुरुष और स्त्री या पुरुष अथवा महिला शब्द को परिभाषित किया गया है। तो बेटा पुरुष या महिला कौन? स्वाभाविक है, जहां पर किसी भी आयु के मानव नर को पुरुष कहा गया और किसी भी आयु के मानव स्त्री को या नारी को महिला कहकर संबोधित किया गया है। यह व्यवस्था हमारे धारा संख्या 10 में दी गई है। तो आप समझ रहे होंगे कि ना तो हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, ना ही हम लोग बहुत धीरे में गति से आगे बढ़ रहे हैं। पूरी तरह से हम उस रफ्तार से चलने की कोशिश कर रहे हैं जहां हमारे सीमित कक्षाओं में हम अपने सिलेबस को ना केवल पूरा कर पाएं, बल्कि आपको हम उस स्थिति तक पहुंचा पाएं जहां आप बिना किसी समस्या के, बिना किसी झिझक के पूछे जाने वाले प्रश्नों को बहुत ही सही ढंग से हल कर सकें। आज के लिए हमारी बातचीत यहीं तक है। हमारी मुलाकात आपसे आपकी अगली कक्षा में होगी, जहां से हम धारा संख्या 10 के आगे बढ़ेंगे। यानी आज पहले दिन हमने समझा प्रस्तावना को, पहले दिन हमने आज दूसरे समझा इस चीज को। पहला दिन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सुनियोजित ढंग से हम आज ही से पढ़ रहे हैं, कल तो बस हमने परिचय दिया था आपको इसका। फिर से मैं अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। धारा संख्या 1, 2, 3, 4 और 5 यहां तक बातें समझ में आ चुकी होंगी। 6 भी आपको समझ में आ चुका होगा और धारा संख्या 10 भी आप समझ चुके होंगे। एक बार फिर से आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ कमेंट्स आप लोगों के देख लेना चाहूंगा।
देखिए, जैसा कि गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग का दौर चल रहा है, फिर से आप सभी लोगों को, उन सभी छात्रों को जो इस मंच पर मौजूद हैं, उन सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं उनके भावी भविष्य के लिए। और आप सबका मैं हार्दिक अभिवादन करता हूं सुधांशु इनोवेशन क्लासेस के इस मंच पर कि आप सब अपना बहुमूल्य समय इस मंच पर दे रहे हैं और इसका लाभ भी आप ले रहे हों। गुड आफ्टरनून वैभव सिंह जी, सत्येंद्र कुमार शुक्ला। क्लास कब तक चलेगी? तो बेटा ये क्लास आपकी नियर अबाउट 55 मिनट की होती है एक क्लास, और आपकी ये कक्षा करीब 6 बजे तक ना, हाँ, तो आपकी ये कक्षा पूरी तरह से 6 बजे तक चलती है और प्रत्येक कक्षा आपकी 1 घंटे की होती है। तो मेरे बाद अब आपको हिंदी की क्लास लेने का अवसर मिलेगा। देखिए, लोगों ने इसमें कमेंट्स तो किए हैं, लेकिन ये कमेंट आपके प्रश्न नहीं है। सर आप लाजवाब पढ़ाते हैं, ऑल इज क्लियर सर, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। लेकिन याद रखिए, ये कमेंट का जो बॉक्स है ये आपकी समस्या के लिए है, ताकि आप अगर कहीं कोई समस्या महसूस कर रहे हैं तो उसे आप बिल्कुल यहां पर रखें ताकि हम उसका निराकरण कर सकें। आम बात, अगर आम भाषा में मैं कहूं तो जब ऑफलाइन स्टडी का दौर था तो मैं अक्सर अपने बच्चों से कहा करता था, यार आप लोग क्लास में आते हैं, प्रश्न पूछा करिए, पूरी तरह से टीचर को निचोड़ लीजिए, क्योंकि आप शुल्क चुकाते हैं उसका, और जब तक आप टीचर को नहीं निचोड़ेंगे टीचर का कोई फायदा नहीं होने वाला। हम अगर यहाँ इस मंच पर खड़े हैं, सिर्फ आप ही अपनी बात कहेंगे तो कोई फायदा नहीं है, बजाय कि अगर आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं तो। एक और बात थोड़ा सा देख लें, कोई भी इसमें मुझे नहीं लग रहा है कि कोई समस्या आप लोगों को आ रही है, लेकिन फिर भी अगर कहीं से कोई समस्या किसी को भी आती है तो देखिए, जैसे इन्होंने लिखा है अर्चू ने, सर जो पॉइंटेड इंपॉर्टेंट हो उसे नोट करवा दीजिए। तो बेटा मैंने आपसे पहले ही कह दिया था, जो भी कुछ मैं यहां बोर्ड पर लिख रहा हूं आपकी कोशिश हो कि वो आपकी कॉपी में अंकित हो जाए, क्योंकि अगर यहां मैं वो हम लोग टेम्पररी अपनी स्टीरियोटाइप क्लास की तरह इमला बोलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो चीजें हो पाएंगी। इसलिए आप सतर्क रहिए, अलर्ट रहिए और पूरी तरह से मुस्तैद रहिए। मेरी मुलाकात आपसे कल फिर इसी मंच पर होगी, ठीक उसी समय जिस समय हम आज मिले आपसे, और आगे भी मैं आपसे मिलता रहूंगा। इसे जो है पूरी तरह से इसको अप्रिशिएट करिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।